अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन पब्लिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। इस चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड ऑल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इस लेक्चर के अंदर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और उसकी ब्रांचेस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि बोर्ड्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपके पेपर के अंदर एनालिटिकल और कंसेप्चुअल चीज़ें भी आएंगी। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस लेक्चर को इस तरह डिज़ाइन किया है कि इसके अंदर एनालिटिकल और कंसेप्चुअल चीज़ें भी ऐड की गई हैं, तो जिससे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद आने वाले केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो डिस्कस करते हैं हम केमिस्ट्री की डिफ़ाइन को। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आपने एक चीज़ सुनी होगी, सब्सटेंस, या जिसको हम मैटर भी कह सकते हैं। मैटर मादा हर वो चीज़ जो जगह बिखेरे और वज़न रखे वो मादा होती है। यानी कि दुनिया में हर चीज़ ही मादा है, क्योंकि हर चीज़ का वज़न भी होता है और वो स्पेस भी जो है ना वो ऑक्यूपाई करती है, जगह भी घेरती है। तो किसी सब्सटेंस के या मैटर की केमिस्ट्री के अंदर हम उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात, उसकी कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि किसी सब्सटेंस के अंदर कौन सी खसूसियात होती हैं, उसकी बनावट कैसी है और उसकी साख्त कैसी है, स्ट्रक्चर उसकी कैसी है, उसको हम क्या करते हैं केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा किस सब्सटेंस के अंदर कौन सी फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस आती हैं, उसको भी हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। और उन तमाम लाज और प्रिंसिपल को, उन कवानीन को भी केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं, जो कवानीन फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस लेके आते हैं सब्सटेंस के अंदर। तो अगर हम सिंपल वर्डिंग के अंदर केमिस्ट्री की डेफिनेशन करने चाहें तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जो किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को, उसकी कंपोजिशन को, उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करे। इसके अलावा उस सब्सटेंस के अंदर या मैटर के अंदर जो फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस आती हैं उसको भी डिस्कस करे, और उन तमाम कवानीन को भी डिस्कस करे जो कवानीन उस सब्सटेंस के अंदर फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस लेके आते हैं, उसको केमिस्ट्री कहते हैं। तो अगर हम बामुहावरा इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि केमिस्ट्री इज़ द साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ substance and their physical and chemical changes and laws or principle which governs these changes। तो वही बात डेफिनेशन जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि केमिस्ट्री इज़ द साइंस दैट डील्स विद प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। कि केमिस्ट्री वो साइंस है जो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को, उसकी कंपोजिशन को और उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करे। इसके अलावा उसकी स्टडी करे, उसके फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस की मैटर के अंदर, और उन तमाम प्रिंसिपल को भी डिस्कस करे जो उन चेंजेस की वजह बनते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि आपकी बुक के अंदर सिर्फ ये सारी चीज़ें एक पैरा बना कर लिखी हुई हैं और उनके अंदर कोई हेडिंग वगैरह नहीं दी गई। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बोर्ड्स के अंदर उनके क्राइटेरिया पर पूरा उतरना चाहते हैं, तो ये मैंने हेडिंग बनाई है। जिस तरह यूजेस की हेडिंग और एग्जांपल की हेडिंग आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ से लेक्चर को समझकर अपनी बुक के ऊपर यूजेस की हेडिंग बना सकते हैं, अपनी तरफ से लिख सकते हैं, एग्जांपल की हेडिंग बना सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यूजेस देखा जाए तो केमिस्ट्री को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। किसी भी मैटर के अंदर कोई भी अगर फिज़िकल चेंज आती है या केमिकल चेंज आती है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम केमिस्ट्री के नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं। ये भी देखने के लिए कोई सब्सटेंस किस चीज़ का बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन से एटम्स हैं, कौन से मालिक्यूल हैं, उसके अंदर कौन किस किस्म के रिएक्शन हो रहे हैं, इस सारे नॉलेज को, इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हम केमिस्ट्री का नॉलेज इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर देखी जाए तो किसी भी मैटर के अंदर अगर कोई फ़िज़िकल या केमिकल चेंज आती है
फिज़िकल चेंज कैसे आती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि आइस हमारे पास है, आइस बर्फ़, और उसका फार्मूला वही वाटर वाला फार्मूला ही होता है H2O, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में होती है। अगर हम उसको हीट अप करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, यानी कि उसकी फ़िज़िकल स्टेट जो है ना वो तब्दील हो जाएगी, ज़ाहरी शक्ल सूरत उसकी तब्दील हो जाएगी, वो सॉलिड से गैस में लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। अब केमिस्ट्री ब्रांचेज में डिवाइड हुई हुई है, तो यहाँ से सवाल क्रिएट हो सकता है आपके पेपर के अंदर कि वाई केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू ब्रांचेज, केमिस्ट्री को ब्रांचेज के अंदर डिवाइड क्यों किया गया है। ये आपकी बुक पे भी मेंशन है, लेकिन वहाँ पे इस तरह मेंशन नहीं है, क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, जस्ट पैरे के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो आप वहाँ पे ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि वाई केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू ब्रांचेज, केमिस्ट्री ब्रांचेज के अंदर क्यों डिवाइड की गई है। तो आपको पता है कि केमिस्ट्री एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, एक पेचीदा सब्जेक्ट है, और इसके बहुत सारे स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे इसके पहलू हैं। तो सारे पहलुओं को हम एक तरफ से या इकट्ठा उन पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं सकते। इसलिए हर एक पहलू को सेपरेट समझने के लिए, डेप्थ के साथ उस पर कंसंट्रेट करने के लिए केमिस्ट्री को ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है। टू अंडरस्टैंड द वायरली सब्जेक्ट कम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के एक बहुत पेचीदा सब्जेक्ट को समझने के लिए, उस पर कंसंट्रेट करने के लिए, उसके हर एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। तो ये आंसर आप वहाँ पे जो है अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो पहली ब्रांच जो हमारे पास है वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर फ़िज़िकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जो इन्वेस्टिगेट करती है, जो डील करती है, किस चीज़ को डील करती है कि कोई भी सब्सटेंस अपने एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरह बिहेव करता है, और इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि कौन से लॉज हैं जो इस बिहेवियर को डील करते हैं। यानी कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अपने एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरह बिहेव करता है, और कौन से लॉज हैं, फ़िज़िकल लॉज हैं जो उस बिहेवियर को डील करते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। और फ़िज़िकल केमिस्ट्री यूज़ कहाँ पे होती है, ये सारी हेडिंग्स आपकी बुक पे नहीं बनी हुई, इसको आप लोगों ने खुद बुक पर मेंशन करना है ताकि आप लोगों अच्छे से आंसर दे सकें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। यूजेस केमिस्ट्री, फ़िज़िकल केमिस्ट्री को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं किसी भी एटम के या मॉलिक्यूल्स के रिएक्शंस को हम देखना चाहते हैं, तो उसके अंदर फ़िज़िकल केमिस्ट्री का नॉलेज इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे होते हैं उनकी कंडीशंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, कंडीशन ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब है कि हम ये चीज़ देखने के लिए कि उसका टेम्परेचर कितना है रिएक्शन का, और उसके प्रेशर को, कैटलिस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, रिएक्शन की फेवर में करने के लिए जो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रोसेस, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, तो उसके रेट को स्टडी करने के लिए कि वो किस स्पीड के साथ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील कर रहा है या हमारा मतलूबा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उस रेट को डिस्कस करने के लिए हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और उन 118 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन हैं। उन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी 116 जो एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन सब को और उनके डेरिवेटिव्स को यानी कि माखूज़ कंपाउंड को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उन तमाम कंपाउंड को डिस्कस किया जाता है जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे कि कोई साल्ट्स हो सकते हैं, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या मेटल्स हो सकती हैं। तो केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कंपाउंड, उन कंपाउंड की स्टडी करती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं होते। वो कोई भी सॉल्ट्स, एसिड, बेस या मेटल हो सकते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? फ्यूल्स वगैरह को डेवलप करने के लिए, मेडिसिन को या किसी कैटलिस्ट को, पिगमेंट वगैरह को डेवलप करने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है।
इसके अलावा कोई भी कोटिंग वगैरह को या सरफेस वगैरह को एनालाइज करने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। किसी भी फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रिएक्शन के अंदर कौन सा कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी मेटल्स वगैरह साल्ट्स वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं, उन सब के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने बात की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन हाइड्रोजन को डिस्कस नहीं करते, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 118 एलिमेंट में से सिर्फ 2 एलिमेंट जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते, यानी कि हम कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते, तो वो कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम फोकस करते हैं ओनली दोज कंपाउंड्स को विच कंटेन कार्बन, जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है और हाइड्रोजन के बॉन्ड यानी कार्बन हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। और फॉर एग्जांपल जिस तरह उसके कार्बोनेट्स वगैरह हैं या उसके ऑक्साइड्स वगैरह हैं या कार्बाइड्स वगैरह हैं। तो इसके यूजेस कहाँ पे हैं, कौन से हैं, तो इसके यूजेस हैं कि हम कार्बन कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स वगैरह को डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो भी बायोलॉजिकल मालिक्यूल हैं या जिनको हम बायो मालिक्यूल भी कहते हैं, जो हमारी फूड का, हमारी खुराक का हिस्सा होते हैं, वो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, जिस तरह प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड्स वगैरह हैं, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। अगर हमने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इनके रिएक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही डिस्कस किया जाता है। तो नंबर 4 पर हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके अंदर हम डिस्कस करते होते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील करती होती है जिस तरह हमारे इन्वायरमेंट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, एक हवा, मट्टी और वाटर, एयर, सोयल और वाटर, 3 चीज़ें होती हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। और इन 3 चीज़ों के अंदर यानी कि एयर, सोयल और वाटर के अंदर जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमेना होते हैं, जो भी केमिकल और बायोकेमिकल अमाल हो रहे होते हैं एयर, सोयल और वाटर के अंदर, उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना इन द एयर, सोयल एंड वाटर इन्वायरमेंट। तो 3 तरह का हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट होता है, या वो एयर वाला इन्वायरमेंट हो सकता है, या सोयल वाला या वाटर वाला हो सकता है। और इन तीनों के अंदर कोई भी केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं या फिनोमेना हो रहे होते हैं, उसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इन 3 एयर, सोयल और वाटर के अंदर जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं और उन सोर्सेज से जो पोल्यूशन होती है उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उनको अगर हम डिस्कस करना चाह रहे हों तो उसके अंदर हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नॉलेज इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी वाटर के अंदर किसी पोल्यूशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं, वाटर पोल्यूशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं, या किसी इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नॉलेज इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 पर हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है किस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, किस चीज़ का तज्ज़िया करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई सैंपल दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सैंपल दिया गया है NaCl, हमें कोई सैंपल जो है वो दिया गया है। तो NaCl के अंदर अब देखें 2 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, एक क्लोरीन है और एक हमारे पास सोडियम है। 2 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर हमें कोई सैंपल दिया जाता है, वो कहते हैं कि NaCl को एनालाइज करके आएँ, तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे क्लोरीन है और सोडियम है, तो इनका हम देखेंगे कि ये सोडियम और क्लोरीन की कितनी कितनी रेशो है। तो इस तरह हम उसको क्या करेंगे, सैंपल को एनालाइज करेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट करके। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर हमें कोई सैंपल दिया जाता है तो हम उस सैंपल के अंदर सबसे पहले उसकी सेपरेशन करेंगे, फिर सेपरेशन करने के बाद उसके इंग्रेडिएंट्स को जो हैं हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसको डिटर्मिनेशन करेंगे उसकी कि वो किस किस रेशो के साथ, कितनी कितनी परसेंटेज के साथ उस सब्सटेंस के अंदर मौजूद हैं। तो इस सब काम के लिए हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का नॉलेज इस्तेमाल करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री किसी भी सैंपल को
उसके इंग्रेडिएंट को सेपरेट करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए और ये डिटरमाइन करने के लिए कि उसके अंदर उसकी परसेंटेज कितनी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री हम इस्तेमाल करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेशन इन अ सैंपल, किसी सैंपल के अंदर। तो इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? जो भी इंस्ट्रूमेंट है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, वो उनके अंदर ये इस्तेमाल होती है किसी मटेरियल को एनालाइज करने के लिए। ख़ासकर ये इस्तेमाल होती है क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। क्वालिटी कंट्रोल में जो क्वालिटी कंट्रोलर होता है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए किसी भी सैंपल को चेक करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी से मुराद यही होता है कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे हैं। तो उसके इंग्रेडिएंट्स तभी हम चेक कर सकते हैं जब उसको हमें सेपरेट करना आता हो, उसको आइडेंटिफाई करना आता हो और इसको डिटरमाइन करना आता हो। तो यानी कि क्वालिटी कंट्रोल या उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। एग्जांपल के तौर पर जिस तरह कोई ऊर होती है, अगर ज़मीन से हम कोई मिनरल वगैरह निकालते हैं कोई चीज़, तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारी ज़मीन की इम्प्योरिटीज़ वगैरह मिक्स होती हैं। तो उसमें मेटल को हम सेपरेट करने के लिए या बाकी जो भी हमारी मतलूबा चीज़ है उसको हम सेपरेट करने के लिए सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का नॉलेज इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं जितने भी जो बायोमालिक्यूल हैं, बायोमालिक्यूल जो हमारी फूड का हिस्सा होते हैं, हमारी खुराक का हिस्सा होते हैं मालिक्यूल, वो प्रोटीन है, वो कार्बोहाइड्रेट हैं, वो लिपिड्स हैं, या इस तरह कोई और मालिक्यूल हैं, विटामिन्स वगैरह हैं। तो उनकी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज इस्तेमाल करते हैं। सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, जिस तरह प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और रिस्पिरेशन वगैरह एनिमल्स के अंदर हो रही होती है, तो ये सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या वो एनिमल्स हों। तो वो तमाम केमिकल प्रोसेस और मालिक्यूल्स जो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स को और उनके प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन द केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर मालिकुलर स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल वो मालिक्यूल हो सकते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड वगैरह। और ये यूज़ कहाँ पे होती हैं? जितने भी वाइटल लाइफ प्रोसेस होते हैं, जिस तरह रिस्पिरेशन है, ये एक वाइटल लाइफ प्रोसेस है। इसके बगैर हमारी ज़िंदगी जो है ना वो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। तो ये केमिकल प्रोसेस है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी बायोमालिक्यूल हैं उनकी डाइजेशन के लिए कि हमारी बॉडी में किस तरह डाइजेस्ट होते हैं, तो ये भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही हम इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एंजाइम वगैरह ऐड करके देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह हैं, ये किस एंजाइम के एडिशन की वजह से ये डाइजेस्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इस काम को डिस्कस करने के लिए या समझने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपने देखा होगा कि एक जो एटम होता है उसके दरमियान में उसके न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं, उन तमाम रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर किसी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होने वाले तमाम रिएक्शन को डिस्कस किया जाता है। और एक होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कोई रेडिएशन खारिज करते रहते हैं। तो हमने उस एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के रिएक्शन को भी डिस्कस करना है, और वो अगर न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसकी रेडियो एक्टिविटी कितनी है उसको भी डिस्कस करना है, और उसके न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह को भी डिस्कस करना है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं एटम में मौजूद न्यूक्लियस के तमाम रिएक्शंस को, और इसके अंदर ये भी चीज़ इंक्लूड करते हैं कि उसकी रेडियो एक्टिविटी कितनी है और न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हैं। वो सब जो है हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं उनको। और यूजेस कहाँ पे होती हैं? जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि न्यूक्लियस जो होता है एटम के अंदर उसको तोड़ा जाता है,
कोई अल्फ़ा पार्टिकल्स वगैरह किसी सोर्स से मार कर उसके ऊपर बम्बार्डेड करवा कर उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये सूरज के अंदर भी ये न्यूक्लियर टाइप ही रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिससे इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है जो हमारे तक पहुंच रही होती है। इसके अलावा जो भी जो मेडिकल, अगर हम कोई इमेजिंग करने के लिए या कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्यूमर को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। कोई भी जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल किए जाते हैं, रेज़ वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। पीईटी टेस्ट जो है वो बॉडी को, इस टेस्ट के अंदर बॉडी को, पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है और फाइंड किया जाता है कि कहीं पे कौन सी डिजीज़ है या कोई भी ट्यूमर है, उसको फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप को किस में डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसलिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो हमारी बॉडी को स्कैन करने के लिए होने वाले जो टेस्ट होते हैं, इन सब के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके बाद हमारे पास नंबर 7 पर आती है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर बड़े बड़े जो मालिक्यूल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको डिस्कस किया जाता है। उनकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, उनके केमिकल रिएक्शन, उनकी बनावट, उनकी प्रोडक्शन, सब को पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। पॉलीमर केमिस्ट्री डील विद द प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ लार्ज मालिक्यूल। बड़े मालिक्यूल की खसूसियात, उसकी शक्ल, स्ट्रक्चर उसकी और उसकी सिंथेसिस को पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। यूजेस अगर हम देखें तो पॉलीमर केमिस्ट्री यूज़ होती है प्लास्टर वगैरह बनाने में, फाइबर वगैरह बनाने में। इसके अलावा डेवलप करने के अंदर जो पॉलीमर होते हैं मेडिकल यूजेस के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से बड़े मालिक्यूल मैंने बताया पहले भी, प्रोटीन, सेलुलोज या सिंथेटिक फाइबर वगैरह या प्लास्टिक वगैरह जो है वो सारे पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर ही उन सब को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आती है जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं अर्थ को। अर्थ में क्या चीज़ डिस्कस करते हैं कि अर्थ के अंदर कौन से मिनरल पाए जा रहे हैं, या अर्थ के अंदर कौन से नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं, या अर्थ की कंपोजिशन क्या है, वो सारी हम डिस्कस करते हैं अर्थ जियो केमिस्ट्री के अंदर। जियो केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं अर्थ की 3 चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। एक उसकी केमिकल कंपोजिशन को, एक उसके अंदर कौन से मिनरल्स हैं, और उनके अंदर अर्थ के अंदर नेचुरल प्रोसेस कौन कौन से हो रहे हैं। तो जियो केमिस्ट्री स्टडीज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, इट्स मिनरल एंड नेचुरल प्रोसेस। तो ये 3 चीज़ें हम जियो केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसको जियो केमिस्ट्री के नॉलेज को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये हम इसके नॉलेज को यूज़ करते हैं कोई भी मिनरल ज़मीन के अंदर मौजूद है तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए, ढूंढने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। जियो केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोई रिसर्च हो रही होती है फॉरेस्ट्री के अंदर, उसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल साइंसेस के अंदर भी हम जियो केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम साइंसेस के अंदर जो अर्थ से रिलेट करती हों, ज़मीन से रिलेट करती हों, उसके अंदर जियो केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैपिंग करने के लिए, जैसे जब आयल वगैरह को देख रहे हों कि ज़मीन के अंदर किस जगह पर अंडर द अर्थ जो है आयल मौजूद है, तो उसको ज़मीन को मैप करने के लिए, कि उसकी वो निशानदेही करने के लिए कि किस जगह पर है मौजूद है, तो उसके लिए भी जियो केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। आगे है जी मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री जैसे इसे नाम से पता चल रहा है कि ये मेडिसिन के रिलेटेड है। तो इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर ऐसी ड्रग्स बनाने में या ऐसी ड्रग्स को डिस्कस किया जाता है जो इंसान की सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर फोकस किया जाता है ऐसी ड्रग्स के ऊपर जो बेनिफिशियल होती हैं फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री फोकसेस ऑन डिज़ाइनिंग एंड सिंथेसाइजिंग ड्रग्स बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो ये यूज़ कहाँ पे होती है कि हमारी बॉडी के अंदर उन तमाम ड्रग्स जो हैं वो डिलीवर कैसे होती हैं, इंजेक्ट कैसे होती हैं, फिर जाकर वो डिसइंटीग्रेट होकर यानी कि टूट कर वो हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कैसे होती हैं कोई भी मेडिसन, उसको मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, ड्रग्स तोड़ फोड़ हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो ड्रग्स हम इंजेक्ट करते हैं वो जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है, उनका तोड़ फोड़ होता है, वो किस तरह होती है, उसके अंदर भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेडिसन एंटीबायोटिक हो सकती है या कोई पेंसिलिन या कोई भी मेडिसन आप लिख सकते हैं इसकी एग्जांपल में, जो इंसान की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है।
तो वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर ही उसको हम डील करते हैं। उसके बाद लास्ट पर हमारे पास आती है लास्ट ब्रांच इसकी, एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री में जो स्पेस के अंदर कोई भी मालिक्यूल्स या आइंस जो मौजूद होते हैं और उनके रिएक्शन को डिस्कस करते हैं हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्पेस में मौजूद दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो कोई आइंस हो सकते हैं या कोई मालिक्यूल्स हो सकते हैं। वो मालिक्यूल्स या आइंस जो स्पेस में मौजूद होते हैं उनको हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं और उनके रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। किस कहाँ पे उनके रिएक्शन को डिस्कस करते हैं? इंटरस्टेलर मीडियम के अंदर। इंटरस्टेलर मीडियम वो जगह होती है स्टार्स के दरमियान में जो स्पेस वगैरह होती है उसको इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। वहाँ पर जो आयंस और मालिक्यूल के रिएक्शन हो रहे होते हैं उसके लिए हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं। तो इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं? तो इन विच वो स्टडी अबंडेंस एंड रिएक्शन ऑफ मालिक्यूल एंड आइन इन यूनिवर्स के अंदर जो मालिक्यूल या आइन एग्जिस्ट करते हैं उनको स्टडी करते हैं और उनका रेडिएशन के साथ क्या इंट्रैक्शन है उसको मैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो भी कॉमेट्स वगैरह वो स्टार्स वगैरह होते हैं जिसको धूमदार वगैरह कहते हैं, उनके अंदर वाटर वगैरह को या ऑर्गेनिक मालिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए कि कितना मौजूद है या कहाँ मौजूद है उसके लिए भी एस्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। ये सारी स्पेस के रिलेटेड ही होती है। तो ये थी हमारी लास्ट ब्रांच। तो थैंक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाले तमाम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे।